Next, question number 7. A machine cost 50,000 rupees if the depreciation rate is 10% per year using diminishing value method. Its value after 2 year is. ठीक है, तो हमको जो है diminishing value method निकालना है after 2 years. तो सिंपल इसका फॉर्मूला है v इज इक्वल टू c 1 माइनस आर रेज टू द पावर 2, क्योंकि 2 years के लिए निकालना है ये. तो c का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे 50,000. डिप्रिसिएशन रेट आ जाएगा 10%, मतलब कि 0.1 रेज टू द पावर 2 50,000 इंटू 0.9 इंटू 0.9. इसको जो है हम कैलकुलेट कर लेंगे तो सिंपली जो है हमारा आंसर आ जाएगा 40500. ठीक है, तो ये है ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 3. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट है इन डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन. डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट होता है? ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू या फिर एवरेज वैल्यू. तो डिप्रिसिएशन रिमेनिंग वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू पर जो है वो लगता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बुक वैल्यू. नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ n इज द यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट इन द ईयर एंड r इज द एनुअल रेट ऑफ द इंटरेस्ट एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, द सिंकिंग फंड फैक्टर इज. क्या होगा इसमें सिंकिंग फंड फैक्टर? ये हो जाएगा, इसका तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा. r डिवाइड बाय 1 प्लस आर रेज टू द पावर n माइनस 1, जहाँ पे n हो जाएगा लाइफ और r हो जाएगा रेट. ठीक है, तो ये इसका आपको याद ही करना पड़ेगा. तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन द एनुअल डिप्रिसिएशन चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ. किस पे इंडिपेंडेंट होता है ये आपको बताना है. यूजफुल लाइफ ऑफ द इक्विपमेंट, स्क्रैप वैल्यू, द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनिशियल वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट. तो ये जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंडिपेंडेंट होता है. डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे और लाइफ पे, है ना. तो इसका आंसर हो जाएगा द रेट ऑफ इंटरेस्ट. डिमिनिशिंग मेथड में डेप्रिसिएशन डिपेंड करता है इनिशियल वैल्यू पे, स्क्रैप वैल्यू पे और लाइफ पे. इंटरेस्ट रेट में इसका जो है कोई क्वेश्चन है द एनुअल डिपॉजिट इज डैश इन सिंकिंग फंड मेथड एज कंपेयर टू स्ट्रेट लाइन मेथड. स्मॉलर होता है, ग्रेटर होता है, सेम होगा या फिर नन ऑफ द अबव. तो सिंकिंग फंड मेथड में जो इंटरेस्ट मिलता है वो हर साल जो है वो कम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. ठीक है, सिंकिंग फंड मेथड में इंटरेस्ट मिलता है इसीलिए हर साल कम अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ता है. स्ट्रेट लाइन में इंटरेस्ट नहीं होता इसलिए ज़्यादा डिपॉजिट करना पड़ता है. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1. द एनुअल डिपॉजिट इज स्मॉलर इन सिंकिंग फंड मेथड एज स्ट्रेट लाइन मेथड फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ दैट डिप्रिसिएशन चार्ज इज. क्या होगा? कांस्टेंट एवरी ईयर, मोर इन अर्ली ईयर्स, लेस इन अर्ली ईयर्स, मोर इन लेटर ईयर्स. तो स्ट्रेट लाइन मेथड में डिप्रिसिएशन कैसा रहता है? ये रहता है सेम, मतलब कि ये कांस्टेंट होता है. स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला ही क्या है डिप्रिसिएशन का? ये हो जाता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ. मतलब कि हर साल इक्वल अमाउंट जो है वो रिड्यूस होगा. अगर आप ग्राफ बनाओ तो स्ट्रेट लाइन ही आपको मिलेगा, इसलिए इसका नाम ही है स्ट्रेट लाइन मेथड. इसलिए जो कंजम्पशन है, इसलिए जो अजम्पशन है वो क्या है कि डिप्रिसिएशन हर साल इसमें कांस्टेंट रहता है. मतलब कि आंसर 1, कांस्टेंट एवरी ईयर. नेक्स्ट है इफ P इज द कैपिटल कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट, N is the useful life of the equipment in years, S is the scrap value and X is the annual unit depreciation using diminishing value method. तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या कहता है हमारा कि डिमिनिशिंग वैल्यू मेथड, इसका डेफिनेशन ही क्या है? इस मेथड में हर साल डिप्रिसिएशन रिमेनिंग वैल्यू मतलब कि बुक वैल्यू पे लगता है. तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? S इज इक्वल टू P 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n. इसलिए सही आंसर इसका क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. S इज इक्वल टू P 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n. यहाँ पे जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने, जो अल्फ़ाबेट्स लिए हैं वो. तो
उसके हिसाब से जो है हमारा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर कॉस्टिंग ₹50,000 हैज़ द salvage value of ₹5,000 if the annual depreciation charge is 3,000 on the straight line method the useful life of the transformer is। क्या हो जाएगा फॉर्मूला स्ट्रेट लाइन मेथड में, जिसमें डिप्रिसिएशन हर साल जो है वो सेम होता है। तो डिप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय लाइफ। कितना दिया है उसने डिप्रिसिएशन 3,000, कॉस्ट वैल्यू है हमारी 50,000 माइनस स्क्रैप वैल्यू दी है उसने 5,000 डिवाइड बाय एन, एन ही हमको निकालना है। ठीक है, तो ये 3,000, ये 50,000 में से 5,000 माइनस करोगे तो 45,000 डिवाइड बाय एन। 30 जो है हम कैंसिल कर देंगे, एन चला जाएगा यहाँ, 3 आ जाएगा यहाँ, तो एन इज इक्वल टू 45/3, 3 1 3, 3 5 15, तो ये आ जाएगा हमारा 15 ईयर्स। नेक्स्ट है अ जनरेटिंग प्लांट हैज़ अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 100 kilowatt and the cost ₹1,60,000. The annual fixed charges are 12%. The load factor is 50%. The fixed charges per kilowatt will be। तो अब जो हमको निकालना है फिक्स चार्जेस निकालना है। तो फिक्स चार्जेस कितना दिया है 12% ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे फिक्स्ड चार्जेस इज इक्वल टू 12% ऑफ कॉस्ट, मतलब कि आ जाएगा 0.12 इंटू कॉस्ट कितनी दी हुई है हमको 1,60,000। ठीक है, इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये कुछ आ जाएगा हमारा 19200। ठीक है, अब हम निकालते हैं एनर्जी जनरेटेड। ये आ जाएगा क्या मैक्सिमम लोड इंटू लोड फैक्टर इंटू आवर्स। मैक्सिमम लोड उसने कितना दिया है 100 किलोवाट इंटू लोड फैक्टर है हमारा 0.5 और आवर्स दी है 8760। इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपल कैलकुलेशन है बेसिक सा, 438,000 किलोवाट आवर्स। ठीक है, तो कॉस्ट पर यूनिट अब आप निकाल सकते हैं इजीली। कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा फिक्स चार्जेस मतलब कि 19200 डिवाइड बाय एनर्जी जनरेटेड मतलब कि 438,000। ठीक है, ये कैंसिल कर देंगे हम, 20 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा कुछ 4.38 पैसे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन आइडियल वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, क्या होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। पावर फैक्टर होता क्या है, पावर फैक्टर को हम लिखते हैं कॉस फाई, जो कि है रियल पावर डिवाइड बाय एपरेंट पावर। ठीक है, तो आइडियल केस में जो अगर रियल पावर है इक्वल हो जाएगा एपरेंट पावर के, तभी तो जो है वो 1 आएगा ना। ठीक है, तो आइडियल केस जो आइडियल वैल्यू है पावर फैक्टर का वो कैसा होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अ फैक्ट्री ड्रॉज एन एपरेंट पावर ऑफ 300 kVA एट द लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.65। देखो इसमें लैगिंग आ गया है, लैगिंग मतलब कि ये लोड जो होगा कैसा होगा, इंडक्टिव होगा। द एक्टिव पावर ड्रॉन बाय द फैक्ट्री इज। ठीक है, तो हमको जो है एक्टिव पावर निकालना है। क्या होता है एक्टिव पावर का फॉर्मूला, पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं इसकी। ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक्टिव पावर क्या होता है, मतलब जिसको हम रियल पावर बोलते हैं, P इज इक्वल टू एस कॉस फाई। ठीक है, एस मतलब कि एपरेंट पावर हो गया। नेक्स्ट इसका यूनिट कैसा दिया है, किलोवाट में दिया हुआ होता है और यही एक्चुअल यूजफुल पावर होती है जो वर्क करती है। रिएक्टिव पावर क्या होता है, Q इज इक्वल टू एस साइन फाई। ठीक है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। एक्टिव पावर P से हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्टिव पावर हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। कॉस फाई की जगह ये साइन फाई है बस। यूनिट इसका क्या हो जाएगा kVAR। ठीक है, द पावर ऑसिलेट करती है, यह पावर जो है ऑसिलेट करती है मतलब कि इंडक्टर और कैपेसिटर में। नेक्स्ट आ जाता है एपरेंट पावर, तो ये जो है इसका स्क्वायर रूट हमको लेना होता है। ठीक है, तो ये इसका यूनिट हो जाता है kVA, टोटल पावर बोलते हैं इसको, मतलब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर का।
पावर फैक्टर जैसे मैंने अभी बताया cos phi इक्वल्स टू P बाय एच, इसी में से ही निकाल सकते हो आप एक्टिव पावर से ही पावर फैक्टर। इसकी रेंज कितनी होती है 0 to 1, अगर लैगिंग है तो इंडक्टिव लोड है और लीडिंग है तो कैपेसिटिव लोड है। ठीक है, तो ये था एक थोड़ा सा शॉर्ट नोट सबके बारे में, ताकि आपको जो है फॉर्मूले इसके याद रहे। ठीक है, तो हमको इसने क्या बोला है, अभी एक्टिव पावर निकालने के लिए बोला है। P इज इक्वल टू एस कॉस फाई, एस कितना हमको दिया हुआ है उसने, एपरेंट पावर 300 इंटू 0.65। ठीक है, बेसिकली कैलकुलेशन कर लेना है इसको, 0 15 के 5 12 6 18 19। ठीक है, 2 इसके बाद पॉइंट है, तो इसके बाद आप पॉइंट लगा दो, ये आ जाएगा किलो वाट में, तो मतलब कि 195 विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ फैक्ट्री ड्रॉज एन एपरेंट पावर ऑफ 100 kVA एट अ पावर फैक्टर ऑफ 1, व्हाट इज द रिएक्टिव पावर ड्रॉन बाय द फैक्ट्री। रिएक्टिव पावर क्या था, Q इज इक्वल टू सेम एस साइन फाई। ठीक है, तो S जो है वो दिया हुआ है एपरेंट पावर 100 इंटू पावर फैक्टर कितना है 1, मतलब कि cos phi उसने एक्चुअली हमको 1 दिया हुआ है। ओके, तो cos phi इज इक्वल टू 1 है, मतलब कि phi क्या हो जाएगा हमारा 0, एंड sin phi इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा, अगर phi की जगह हम 0 रखते हैं मतलब कि sin 0 क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो हम जो है रिएक्टिव पावर इसमें से निकाल सकते हैं। S की वैल्यू हम लिखेंगे 100 इंटू साइन फाई क्या हो जाएगा 0, तो ये जो है हमारा आंसर है क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो ये ऑप्शन में तो दिया नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ KVAR। ठीक है, तो ऑप्शन 5 विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। होप यू लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।